एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ इनवॉइसिंग ऑन स्मॉल बिजनेसेस अंडर जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। एज यू ऑल नो, 1 अक्टूबर 2022 से जो हमारी जीएसटी के अंदर इनवॉइसिंग की लिमिट है वो रिड्यूस कर दी गई है फ्रॉम 20 सीआर टू 10 सीआर। मीन्स जो टैक्स पेयर्स जिनकी टर्नओवर 10 सीआर भी रही है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उनके ऊपर भी इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। तो इस चीज को लेके ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग लिमिट चल रही थी वो थी 20 करोड़ की। अब जो हमारी रिवाइज लिमिट हो गई वो कौन सी हो गई है 1 अक्टूबर 2022 से 10 करोड़ की। सो दैट मीन्स ये जो लिमिट है किसको इम्पेक्ट करेगी, जिनकी टर्नओवर 10 सीआर से लेके 20 सीआर के अंदर है, उन बिजनेस हाउसेस को ये इनवॉइसिंग जो है अब इम्पेक्ट करने जा रहा है। अब जो स्मॉल बिजनेस यूनिट्स हैं जिनकी टर्नओवर जो है वो 10 सीआर से 20 सीआर के अंदर है, अब उनके ऊपर भी इनवॉइसिंग जो है 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो गया है। इसको लेके ऑलरेडी वीडियोस जो वो चैनल के ऊपर डाली गई हैं। अब इस वीडियो को बनाया गया है अलोंग विद इट्स फैक्ट्स, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई हैं इन लोगों से जिनके ऊपर अब ये नई लिमिट इंट्रोड्यूस हुई है जो 10 सीआर टू 20 सीआर के रेंज में आ रहे हैं, जिनके ऊपर फर्स्ट टाइम ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई है 1 अक्टूबर 2022 से। उनको लेके कई सारी क्वेरीज आई हैं, तो उनके लिए ये मेनली ये वाली वीडियो जो है वो बनाई गई है। लेट्स सी। Applicability of invoicing under GST. The mandatory invoice requirement has been rolled out in the following manner. तो आपने देखा होगा फर्स्ट फेज हमारी कौन सी थी, उसके अंदर टर्नओवर लिमिट थी हमारी मोर देन 500 करोड़ और ये एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 2020 से। तो आज 1 अक्टूबर 2022 तक 2 साल हो गए। 2 साल के अंदर इन्होंने जो लिमिट है वो रिड्यूस कर दी फिफ्थ फेज के अंदर। फेज 5 में मोर देन 10 सीआर के ऊपर इन्होंने अप्लाई कर दी। फर्स्ट फेज थी हमारी 500 सीआर से ऊपर जिनकी टर्नओवर है उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल किया। फेज 2 में 100 सीआर के ऊपर कर दिया। फेज 3 में 50 सीआर के ऊपर कर दिया। फेज 4 में 20 सीआर जो हमारी एट प्रेजेंट चल रही थी। और फेज 5 जो हमारी 1 अक्टूबर से एप्लीकेबल हो गई है दैट इज 10 सीआर से ऊपर जो जिसकी भी टर्नओवर है उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल कर दिया गया। अब इसके कुछ फैक्ट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। What is the turnover limit for the applicability of e-invoicing provisions from 1 October 2022? तो 1 अक्टूबर 2022 से हमारी टर्नओवर लिमिट क्या है? If the aggregate turnover exceeds ₹10 crores in any of the preceding financial year starting from 2017-18। आपका जीएसटी कब से आया है? जुलाई 2017 से। तो जुलाई 2017 से लेके अगर किसी भी फाइनेंशियल के अंदर आपकी जो टर्नओवर है 10 सीआर से एक्सीड की है, तो आपके ऊपर 1 अक्टूबर 2022 से टर्नओवर जो है इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगी। नेक्स्ट, हाउ द एग्रीगेट टर्नओवर इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए एक अलग से टर्नओवर कैलकुलेटर भी डाला गया, उसके ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड करके डाली हुई है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। टर्नओवर को कैलकुलेट करने के लिए हमें एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा आपका पैन नंबर 1 होगा। उस पैन नंबर के अंदर आपने अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो सकता है जीएसटी नंबर अलग अलग लिए होंगे। तो टर्नओवर हमेशा आपकी पैन बेस्ड रहती है। एक पैन के अंदर जितनी भी टर्नओवर है भले ही आपकी स्टेट्स जो है वो अलग अलग हो, तो वो सारी आपकी टर्नओवर जो है वो एग्रीगेट होगी। Aggregate turnover is the sum total of all taxable supplies, exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of persons having the same PAN number। ठीक है, चाहे आपने टैक्सेबल सप्लाई की है, एग्जम्प्ट सप्लाई की है, नील रेटेड सप्लाई की है, एक्सपोर्ट किया है, इंटरस्टेट किया है, विद इन स्टेट किया है, तो सारे के सारे जितने भी सप्लाईज हैं वो सारी आपकी क्लब होंगी। सिर्फ आपकी क्लब कौन सी नहीं होती, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच द टैक्स इज पेबल बाय अ पर्सन ऑन अ आरसीएम बेसिस। ठीक है, वो तो सप्लाई ही आपकी इनवर्ट सप्लाई है। दो आपने आरसीएम बेसिस के ऊपर टैक्स पे कर रही हो, इनवर्ट सप्लाई उसमें कैलकुलेट नहीं करोगे आप, लेकिन जितनी भी टर्नओवर है आपकी टैक्सेबल सप्लाईज है वो सब आप उसमें ऐड करेंगे। बट एक्सक्लूड
सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। टैक्स को टर्नओवर के अंदर कभी भी कैलकुलेट नहीं करना आपको। नेक्स्ट, माय टर्नओवर वाज ₹4 करोड़ फाइनेंशियल 2017-18 में, देन 12 करोड़ है फाइनेंशियल 2018-19 में, 8 करोड़ फाइनेंशियल 2019-20 में, 7 करोड़ है फाइनेंशियल 2020-21 के अंदर एंड 3 करोड़ है फाइनेंशियल 2021-22। Am I liable to generate an invoice from October 1st 2022? चेक करो किसी भी ईयर के अंदर 10 के ऊपर गई है इनकी सेल, क्या इनकी टर्नओवर? यस, 2018-19 के अंदर इनकी जो टर्नओवर थी वो कितनी हो गई? 12 करोड़। तो अगर इनके 12 करोड़ है तो इनके ऊपर 1 अक्टूबर 2022 से इनवॉइस जो एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट, I started my business in financial 2021-22 and the turnover was only ₹50 lakhs. 21-22 के अंदर सिर्फ टर्नओवर थी 50 lakhs, बट इन द करंट 2022-23 के अंदर उसकी जो टर्नओवर है वो पहुंच गई है 15 करोड़ मेरी हो गई है फॉर द फर्स्ट 6 months। तो am I liable to generate an invoice? हमने उसके अंदर क्या बोला है, लिमिट हमारी क्या है? अगर आपकी किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का मतलब आज हम कौन से फाइनेंशियल में बैठे हुए हैं? 2022-23 से पीछे देखो, जब से जीएसटी आया 2017-18 से लेके 2021-22 तक अगर आपकी 10 CR से टर्नओवर एक्सीड हुई है तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है इनवॉइसिंग की लिमिट। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022। लेकिन अगर आपके 2022-23 के अंदर टर्नओवर आपके 15 करोड़ चाहिए तो उस केस में आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल होगी कब से? 1 अप्रैल 2023 से। Next, I have 3 GST registrations in different states. The turnover of each GSTIN was ₹8 crores each in financial 2021-22. Do I need to compulsory generate an invoice? उसने बोला उसके पास 3 GST registrations है और तीनों से टर्नओवर उसकी 8 करोड़ हो रही, ठीक है? तो अगर तीनों से 8 हुई है, डेट मीन्स उसकी 8 into 3 24 CR हो गए। अगर उसके 2021-22 के अंदर 24 CR है तो हम आज की बात करें तो इसकी 10 करोड़ से टर्नओवर एक्सीड हो गई, क्योंकि हमने पैन बेस देखनी है ना कि स्टेट बेस देखनी है। पैन बेस जब हम देखेंगे तो उसकी जो है 10 CR से ऊपर चलेगी तो इसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया। हालांकि इसके ऊपर तो 20 CR वाली लिमिट ही चल पड़ी है तो उसके ऊपर पहले से ही एप्लीकेबल हो गया, तो अगर इसने नहीं भी किया तो अब से इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। नेक्स्ट, my turnover in the preceding financial was below the specified limit, but I have been enabled. How to get disabled? हमने वहां पे इनेबल करना होता है, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, मतलब उसकी टर्नओवर जो थी वो स्पेसिफाइड लिमिट से कम है, मींस 10 CR अगर हम आज की बात कर रहे हैं लेटेस्ट पोस्ट तो 10 CR से कम है, लेकिन उसने अगर वो इनेबल कर दिया तो उसके लिए आप क्या करो, जीएसटी हेल्प डेस्क के अंदर कॉल करके वहां पे अपने ग्रीवेंस को रेज कर दो और वो आपका जो है वहां से डिसेबल कर देंगे इनवॉइसिंग की फैसिलिटी। नेक्स्ट, my turnover for the financial 17-18 was ₹14 crores and turnover from 1 April 2017 से लेके 30 जून 2017 जब वो सर्विस टैक्स के अंदर था, मीन्स जिस समय जीएसटी नहीं आया था। जीएसटी हमारा आया जुलाई 2017 से, तो पूरे साल की हमारी टर्नओवर ऑफ 14 करोड़, जिसके अंदर जब जीएसटी नहीं आया था उसकी टर्नओवर है हमारे 6 करोड़। दैट मीन्स हमारा जब से जुलाई आया है, जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक की हमारी टर्नओवर हुई 8 करोड़। तो उसकी क्योंकि 8 करोड़ है तो क्या वो लायबल है जनरेट करने के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको 17-18 फाइनेंशियल जो है वो कंसीडर करना है 1 जुलाई 2017 से लेके 31 मार्च 2018 तक। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि 1 अप्रैल लेना है, ये 1 जुलाई, तो जब जीएसटी था ही नहीं तो आप उसकी टर्नओवर कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? तो इस केस में 8 करोड़ उसकी टर्नओवर है, उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है विद इफेक्ट from 1 October 2022. Next, my turnover for the financial 2021-22 includes taxable sale at 8 crore, nil rated supply at 2 crore, exempt sale at 2 crore, export supply at 1 crore and RCM at 20 lakhs. What is my actual turnover? तो उसका आपके एक्चुअल टर्नओवर कैसे निकालेंगे? आप टैक्सेबल सेल को ऐड करोगे, नील रेटेड को ऐड करेंगे, एग्जम्प्ट को ऐड करोगे, आप एक्सपोर्ट सप्लाई को ऐड करेंगे, तो टोटल करने के बाद आपके पास टर्नओवर कितनी आ गई? 13 करोड़।
लेकिन जो आईसीएम सेल्फ इनवॉइसिंग है उसको आप कभी भी ऐड नहीं करेंगे। स्पेसिफिकली हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वहां पे बोला था कि आईसीएम सेल्फ इनवॉइसिंग इज टू बी एक्सक्लूडेड। नेक्स्ट, my turnover for the financial 2018-19 was rupees 9 crores plus GST at the rate of 18%। तो GST लगाने के बाद हमारा टोटल हो जाता है 10.62 करोड़। तो अब वो 10 करोड़ अपनी सेल को टर्नओवर क्या मानेंगे, 9 करोड़ या 10.62 करोड़? 9 करोड़। और क्योंकि उसकी 9 करोड़ है, 10 से नीचे है, तो उसके ऊपर जो इनवॉइस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट, कैन आई कैंसिल द इनवॉइस जनरेटेड एंड जनरेट अ न्यू IRN? यस, आप इनवॉइस को 24 आवर्स के अंदर जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इज देयर एनी एग्जम्पशन टू एनी टैक्स पेयर फ्रॉम इनवॉइसिंग प्रोविजंस? तो इनवॉइसिंग से केसेस को एग्जम्पशन है, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत बार हमने डिस्कस भी किए हैं, बट फिर भी बहुत सारी क्वेरीज आती है इसको लेके। इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनके ऊपर इनवॉइसिंग जो है एप्लीकेबल नहीं है। GTA, a registered person supplying passenger transportation services, cinematography services अगर आप दे रहे हो, SIS यूनिट है, a government department and local authority and the persons registered in terms of rule 14 of CGST rules OIDAR। तो ये सारे एग्जाम्प्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनके ऊपर इनवॉइसिंग जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। दो इनके जो टर्नओवर है वो 10 से ज्यादा भी होगी तब भी इनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Next, my supplier has asked me to generate an invoice for the invoice supplier. How to generate it? Invoice आप किसके लिए generate कर पाओगे? जो आपकी outward supply है। तो invoice आप inward supply के लिए नहीं generate कर पाओगे। वो e-way bill की facility है जो कि आप अपने परचेज अगर कुछ कर रही हो तो दोनों ओर से e-way bill जो है वो काट सकते हो, ठीक है। लेकिन invoice जो है वो आप सिर्फ outward supply के लिए काट पाएंगे। Next, is it mandatory to generate an e-invoice for every document issued? No, जो भी आपने डॉक्यूमेंट इशू किया उसके लिए हर डॉक्यूमेंट के लिए देना है। आपको इनवॉइस जनरेट करना है B2B टैक्सेबल सप्लाई के लिए, डेबिट और क्रेडिट नोट्स फॉर द B2B सप्लाई और एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए। अगर आपकी कोई B2C सप्लाई है, कोई एग्जाम सप्लाई है, नील रिलेटेड है, एडवांस रिसीव्ड है, रिफंड वाउचर, ICM सेल्फ इनवॉइसिंग एंड ISD, उन केसेस में इनवॉइसिंग जो आपको नहीं चाहिए। तो मेनली आपको इनवॉइसिंग कहाँ पे चाहिए? B2B के लिए चाहिए और B2C के लिए इनवॉइसिंग नहीं चाहिए। Next, my turnover was rupees 9 crores in the financial 2020-21. I also earned a rental income of rupees 1.5 crores during the period. Am I crossing the specified limit? उसकी टर्नओवर हुई बिजनेस है 9 करोड़ और उसको रेंटल इनकम भी आई 1.5 करोड़ की, तो उसकी टर्नओवर कितनी हो गई? एक ही पैन के अंदर कितनी इनकम आ गई उसकी? 9 प्लस 1.5, 10.5। तो उसने 10 की लिमिट को क्रॉस कर दिया। तो इस तरह से अगर उसने 10 की लिमिट को क्रॉस कर दिया तो फर्स्ट अक्टूबर 2022 से उसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गई है। Next, I have cancelled the invoice for the tax invoice and now I am not able to generate a new IRN for this invoice. How to go about this situation? बहुत सारी क्वेरीज आती है। एक बात सोचो, जब इनवॉइस नहीं होता था, जब हम मैनुअल इनवॉइस, लेट अस सपोज हमें किसी का मैनुअल इनवॉइस काट रहे हैं, हमने एक इनवॉइस काटा, कुछ गलत हो गया, ठीक है, जो मैनुअल हमने प्रिंट करवाई हुई है, जैसे अगर सपोज मान लो हमने प्रिंट करवा कर रखी हुई है अपनी बिल बुक, अब तो कंप्यूटर के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर जितनी बार मर्जी आप उसका इनवॉइस निकालो, ठीक है। तो जब आपसे मान लो कोई भी मिस्टेक हो गई, किसी भी तरह से अगर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप उस चीज को क्या करते हो? कैंसिल कर देते हो। तो क्या आप उसका नंबर दोबारा से यूज कर पाते हो? नहीं, तो आपको एक नया नंबर इनवॉइस का काटना पड़ता है। तो सेम वे में अगर आपका कोई इनवॉइस कैंसिल हो गया है तो आप उसके बाद उसका एक नया इनवॉइस काटेंगे, वो नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा। Next, I am a GTA and a specific assumption is given to us. But I also provide the loading or unloading services. Do I need to generate an invoice for these services? एक GTA है, वो लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज भी दे रहा है, ठीक है। तो जो GTA है वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आता है। GTA को इनवॉइसिंग करने की नीड नहीं है, तो वो अपने साथ लोडिंग अनलोडिंग सर्विसेज भी दे रहा है, क्योंकि उसका मेन ऑक्यूपेशन कौन सा है? GTA। GTA एग्जम्प्ट कैटेगरी में आएगा तो उसको इनवॉइसिंग करने की नीड नहीं है। बट जीटी के लिए आपने देखा होगा कि हमने लास्ट टाइम भी इसकी जब वीडियो डाली थी, जो इसकी नई प्रोविजंस आई थी, इसके लिए क्या आया था, उन्होंने बोला था कि अगर जीटीए है इसके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जीटी अपनी इनवॉइसिंग के नीचे एक डिक्लेरेशन देगा एज पर रूल 46। डिक्लेरेशन क्या देगा?
I we hereby declare that though our aggregate turnover in any preceding financial from 2017-18 onwards is more than the aggregate turnover notified under sub-rule 4 of Rule 48, we are not required to prepare an invoice in terms of the provisions of this said sub-rule. कि चाहे उनकी टर्नओवर जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो एग्जम्प्ट कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। जिससे ये फायदा हो जाता है कि कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके साथ इनवॉइस नहीं लगा है। जैसे जीटीए के लिए तो चलो ये तो एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर आ गया। अब कई बार क्या ट्रांसपोर्टर का जैसे बिल आता है, ठीक है, तो उसके अंदर वो जो जीएसटी है वो आरसीएम में आपको बुक करना है या आपने ट्रांसपोर्टर को पे करना है। तो उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि जीटीए जब भी अपना इनवॉइस देगा तो वो यहाँ पे नीचे एक डिक्लेरेशन देगा। जब वो डिक्लेरेशन देगा, जैसे एक इनवॉइस की डिक्लेरेशन देगा, इसी तरह से एक और डिक्लेरेशन देगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जीटीए जाना चाहते हैं या आरसीएम के अंदर जाना चाहते हैं। उसके लिए भी जीटीए जीएसटी की भी हमने वीडियोस बना के डाली हुई है। अगर आपको चाहिए हो, कोई ट्रांसपोर्टर के साथ रिलेटेड है, तो आप उसको वहां से चेक कर सकते हो। तो जीटीए को दो डिक्लेरेशन देनी पड़ेंगे कि वो फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जाना चाहते हैं या आरसीएम के अंदर जाना चाहते हैं। एंड सेकेंडली कि दो उनकी टर्नओवर जो है वो एक्सीड कर रही है, लिमिट से एक्सीड कर रही है, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनवॉइस क्योंकि वो एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर आती है। नेक्स्ट, I'm selling to both the registered and the unregistered dealers. Do I need to generate an invoice for B2B tax invoices only? ये सब कुछ ही हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको इनवॉइस सिर्फ B2B के लिए ही काटना है, इनवॉइस B2C के लिए बनाने की नीड नहीं। नेक्स्ट, I've generated an EV bill and IRN. Can I now amend or cancel the invoice? इनवॉइस को आप कैंसिल कर सकते हो, अमेंड नहीं कर सकते हो। और जब आप कैंसिल करोगे तो आपका जो नेक्स्ट आप दोबारा से इनवॉइस बनाओगे उसका नया नंबर ही होगा। I am already registered on the e-bill portal. Whether I need to register again on the invoice portal? नहीं, तो e-bill पोर्टल के ऊपर अगर आप रजिस्टर्ड हो तो उसी पोर्टल को यूज करके आप अपना इनवॉइस बना सकते हो। नेक्स्ट, I have generated an invoice but a few particulars are incorrect. How can I amend an invoice? अगेन दोबारा से उसने वही क्वेश्चन जो वो घुमा के आया है, तो आपको बार बार यही बोला है इनवॉइस के अंदर अगर आपको कोई गलती हो गई आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते हो, आप उसको कैंसिल करो और नया इनवॉइस जो है वो बना दो। नेक्स्ट, आई एम परचेजिंग फ्रॉम अ टैक्सपेयर, हाउ आई कैन चेक इफ ही इज रिक्वायर्ड टू इशू एन इनवॉइस? अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि आपने किसी टैक्सपेयर से कुछ परचेज किया कि उसको इनवॉइस काटे या नहीं, तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। कहाँ पे जाके आप जीएसटी की साइट के ऊपर गए, इनवॉइस वाली पोर्टल के ऊपर जाओगे, वहां पे स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर आएगा। स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर के अंदर आप उसका जीएसटी का नंबर डाल के वहां पे चेक कर सकते हो कि इनेबलमेंट ऑप्शन जो है उसकी क्या है, उसने इनेबल किया है इनवॉइसिंग को या डिसेबल किया हुआ है। नेक्स्ट, my turnover in the preceding financial year was rupees 11 crores but I have not been enabled. How to get enabled? तो enable कैसे करोगे आप? इनवॉइस 1.gst.gov.in पोर्टल के ऊपर जाओगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन मेन्यू में आपके पास आएगा इनवॉइस इनेबलमेंट, तो वहां से आप उसको इनेबल कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आपके पास वो ओटीपी आएगा, ऑथेंटिकेशन लोगे, वहां पे आप अपनी टर्नओवर डालोगे तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे आपकी टर्नओवर जो है वो लिमिट से ज्यादा, जैसे 11 सीआर हो गई और इस समय 10 सीआर है, तो आपको इनेबल कर देगा। नेक्स्ट, my supplier is required to generate an invoice but he is not doing so. Is there any issue for me? आपके सप्लायर को इनवॉइस बनाना है बट वो नहीं बना के दे रहा, ऑब्वियसली आपके लिए ही इशू आने वाला, आपको उसका आईटीसी जो है वो नहीं मिलेगा। इस तरह से जीएसटी की जो है नई नई चेंजेस आ रही है। और लास्टली भी हमने एक जो वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि जीएसटी की जो नई नोटिफिकेशन आई है उसके अंदर क्या है कि अगर आपके वेंडर ने जीएसटी की पेमेंट नहीं की तब भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, और अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो आपको आईटीसी का उतना ही अमाउंट जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट, I have to generate an e-invoice, but the system is currently down. Can I issue a tax invoice without generating INN? हाँ, किसी टाइम है कि अगर आपको इनवॉइस बनाना, आपका सिस्टम डाउन चल रहा है, तो उस केस में क्या है कि एडवाइजेबल, इट इज एडवाइजेबल टू इशू डिलीवरी चलान आप निकाल दो, उसका डिलीवरी चलान से आप गाड़ी निकाल दो, और जैसे आपका सिस्टम रिज्यूम आपका वो साइट जो है वो प्रॉपर होती है, तो जनरेट एन इनवॉइस विद रेफरेंस टू द डिलीवरी चलान। ठीक है, तो उस केस में आप ये कर सकते हो। तो ये बहुत सारी क्वेरीज जो मेनली 10 करोड़ से लेके 20 करोड़ के जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हुई है फर्स्ट टाइम, अब ये सारी क्वेरीज आ रही है वहां से, क्योंकि उन्होंने कोई भी इनवॉइसिंग की फैसिलिटी किसी तरह रखी नहीं हुई है।
तो सबसे पहले जो मेजर क्वेश्चन उनका आ रहा है कि क्या उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है, क्योंकि उनको कईयों को ये नहीं समझ आ रहा कि टर्नओवर जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाए। तो यहाँ पे कंसेप्ट आपका चलेगा एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर आपकी रहती है पैन बेस्ड। एक पैन के अंदर कहीं पे भी कितने भी जीएसटी नंबर आपने लिए हों, तो आपको पैन बेस्ड टर्नओवर सबको क्लब कर देना है, सिर्फ एक आरसीएम को छोड़ के बाकी जितनी भी टर्नओवर है आपको क्लब करना है। उसके अंदर टैक्स का पार्ट आपको ऐड नहीं करना। अगर आपकी वो टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल के अंदर 10 करोड़ को क्रॉस कर दी है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। लेकिन अगर आपके करंट फाइनेंशियल के अंदर टर्नओवर जो है वो एक्सीड हुई है, पहले आपकी कम थी, तो आपके ऊपर जो ई इनवॉइसिंग है वो एप्लीकेबल होगी 1 अप्रैल 2023। तो इस चीज को बड़े ध्यान से रखना। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी होगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेल कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।